ओके स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा पोर्शन होगा वो होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पहले हम लोग जानेंगे ओम्स लॉ है क्या और उसके वेक्टर फॉर्म को समझेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ है क्या चीज़? द करंट flowing through any conductor is directly proportional to the PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड across its end provided the temperature and other physical conditions remain constant। जरा सा इसको गौर करके देखेंगे, लगता है सीधा सा है, आसान है कि करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एंड्स। कहता है ये कि जो करंट होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज V, अगर ये V है तो करंट क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। V I का नहीं होगा प्रोपोर्शनल, क्योंकि I तभी बढ़ेगा जब V इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। दिस इज द स्टेटमेंट और द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। लेकिन इसको हम लोग मैथमेटिकली, ये बेसिक जो मेरा स्टेटमेंट है वो इसका है ओम्स लॉ का। मैथमेटिकली वी कैन एक्सप्रेस दिस एज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y, देन Y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। इन मैथ देयर इज नो प्रॉब्लम टू राइटिंग दिस। लेकिन ओम्स ने दिया कि I जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का। मैथमेटिकली वी कैन राइट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हम लोग इसको V इज इक्वल टू अगर दें और एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड I। ये जो R यहाँ पर है, दिस R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। इसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस आपके समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अभी आपने जाना कि R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन I। ठीक है, और यूनिट की अगर बात करें, यूनिट ऑफ R इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर वोल्ट है, वोल्ट पर एम्पियर, इसी को हम लोग कहते हैं ओम। एंड सिंबॉलिकली वी राइट इट लाइक दिस। ये ओम है हमारा यूनिट ऑफ R। जरा सा देखेंगे फैक्टर क्या है, किस चीज़ पर, किन किन चीज़ों पर आखिर R का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, किन किन चीज़ों पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, फर्स्ट लेंथ ऑफ वायर, R इज, पहला जो है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा। जितना उसका लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी अकॉर्डिंगली उसी तरह से इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको आप समझ सकते हैं इस तरह से, अगर ये मेरा एक वायर है, वायर को जनरली हम लोग सिलेंड्रिकल शेप में लेते हैं, तो ये L है और ये A है। तो यहाँ पर जरा सा गौर करके देखिएगा, अगर ये बढ़ेगा, कहने का मतलब एंट्री जो पॉइंट है थिक ज़्यादा होगा, अगर थिकनेस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? मोर पैसेज, मोर पाथ इज नाउ अवेलेबल टू पास द इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर। इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमको जगह मिल रहा है इसको पास करने का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको कंबाइन टुगेदर दिस टू इक्वेशंस वी गेट R L by A। दैट मीन्स R इज इक्वल टू, आई जस्ट अप्लाई हियर ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज रो इनटू L by A, right? This is all about the factors upon which and based on the factors we just calculate, evaluate the value of R,
दैट इज R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। प्लीज नोट डाउन। ये जो वेक्टर फॉर्म जो हम लोग डिराइव करना चाह रहे हैं, इसके पहले कुछ टर्म्स है जिसको हमको समझना पड़ेगा, जिसका यूज होगा। एक टर्म से पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लें, वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो है ये है क्या चीज़? ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, राइट। इसको हम लोग जी से इंडिकेट करते हैं, और रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया? 1/r, और 1/r अगर यूनिट का बात करें तो ये हो जाएगा ओम माइनस 1 कंडक्टेंस। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ओम माइनस 1। देख ही रहे हैं, कंडक्टेंस जस्ट रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स हिंड्रेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा? जो हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन जो प्रोवाइड करता है, और कंडक्टेंस का मतलब है अलाउंस, उसको प्रेफर कर रहा है जाने के लिए। इसलिए इन दोनों का एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल कहते हैं, और ये कंडक्टेंस हुआ जी। सेकेंड टर्म कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ज़रा सा इसको देखेंगे। कंडक्टिविटी, देखिए नाम, कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का अपोजिट है, मतलब ये क्या हो गया? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, ठीक है, रेसिस्टिविटी का अपोजिट है। और आपको पता है कि रेसिस्टिविटी 1 बाय हम लोग क्या लिखते हैं? रेसिस्ट रो, और रो का आपको यूनिट पता है, ओम मीटर। ओम मीटर है किसका? रेसिस्टिविटी का। तो जब ये रेसिप्रोकल होगा तो ये बन जाएगा ओम माइनस 1 मीटर माइनस 1। ये जो ओम माइनस 1 है, इसको हम लोग लिखते हैं मो, MHO, मो, और मीटर माइनस 1। ये जो मो है, इसका एक और नाम है सीमेन, SIEMEN, सीमेन M-1। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं SM-1। इसका मतलब कि जो हम लोग यहाँ लिखे हैं, ठीक है, कंडक्टेंस के लिए O-1, तो इसके भी जगह हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? MHO, मो, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा 2 टर्म हुआ, जिसके बाद हम लोग वेक्टर फॉर्म को डिटेल से स्टडी करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। देखिएगा जरा, एक हम कंडक्टर लेते हैं, मान लीजिए यही कंडक्टर है, ये मेरा एक कंडक्टर है, और इसमें हम इसको अटैच करते हुए थे बैटरी, ये अटैच किए, और लेंथ L है मान लीजिए इसका, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस है, यहाँ पर प्लस है, और इधर क्या है? माइनस है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में एस्टैब्लिश हो जाएगा, जिसका डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, राइट। तो आपको एक फार्मूला पता ही है, V इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू E इंटू L। ये फार्मूला हमारा, अगर वोल्टेज हम जानना चाहें कि इसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो E और L के टर्म में हमारे पास ये फार्मूला एस्टैब्लिश है, जिसको हम लोग इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड कि V इज इक्वल टू E इंटू L, राइट। और फिर फ्रॉम ओम्स लॉ अभी जस्ट डेराइव किए थे हम लोग, वो क्या कहता है कि V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, V इज इक्वल टू IR होता है। तो इसमें हम लोग अगर आगे चलें तो R इज इक्वल टू होता है रो इंटू L बाय A। ठीक है, V इज इक्वल टू I रो L बाय A। यहाँ पर देखिएगा V इज इक्वल टू हमारा आ गया I रो L अपॉन A, और ये किसके बराबर है? E डॉट L, L कैंसिल। ठीक है, L कैंसिल, मेरे पास क्या बच गया? इधर आते हैं हम, यहाँ देखते हैं, I इंटू रो बाय A इज इक्वल टू E। एक फार्मूला याद होगा, I अपॉन A, I अपॉन एक हम लोग J कहते हैं, करंट डेंसिटी। ठीक है, J इंटू रो इज इक्वल टू E। तो अब हमारे पास यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो E रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
सॉरी जे इज इक्वल टू हो जाएगा जे इज इक्वल टू ई बाय रो, और ये पता है 1/रो, अभी बताए थे आपको रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। मतलब जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई और सिग्मा। अगर हम साइन का यूज करना चाहें कि वेक्टर साइन का यूज करेंगे, पहले इसको इस तरह से लिख लीजिए, सिग्मा पहले दीजिए और ई, क्योंकि फिर वेक्टर साइन देने में आसानी होती है। जे इज इक्वल टू ये इसका वेक्टर फॉर्म हुआ, किसका, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म यही है। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो यहाँ पर भी वेक्टर फॉर्म हमारा आ सकता है, क्योंकि जे एक वेक्टर है और यहाँ पर ई एक वेक्टर है, तो ये चीज़ जो हमारा है इसको भी वेक्टर फॉर्म कहते हैं। मतलब ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म दो हुआ, एक रो इंटू जे इज इक्वल टू ई, डायरेक्शन जो ई का वही जे का होगा, और दूसरा है कि जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। दिस टू थिंग्स आर इंडिकेटिंग द ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। दिस इज कंप्लीटेड द वेक्टर फॉर्म। ओके, नोट डाउन प्लीज, एंड आई सपोज यू ऑल आर सेटिस्फाइड। ठीक, शुरू कीजिए सर। चलिए, ओम्स लॉ का अब हम लोग इसको देखेंगे, वेक्टर फॉर्म हो चुका, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आया कैसे, इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। अगेन लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर of length L and it is connected with a battery। इसको देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V। ठीक है, कौन मूव कर रहा है इसमें, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज यही मूव कर रहा है इस जगह। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है जो मूव करेगा। हम लोग देखेंगे क्या कि आखिर ये जो ओम्स लॉ है वो आया कहाँ से। एक फार्मूला हम लोग कल के क्लास में आपको डील किए थे कि I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी होता ही है, डिराइव किया हुआ। यस्टरडे आई जस्ट डिस्कस्ड अबाउट दिस फार्मूला, हाउ इट केम। एन क्या है, पर दोबारा रिपीट करते हैं। एन है आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन्स आखिर पर यूनिट वॉल्यूम में अवेलेबल है। ए क्या है, इसका एरिया है। ए अगर इसके एरिया का बात करें तो ये एरिया ए है, और एन है इस वॉल्यूम में, पूरा ये जो वॉल्यूम है इसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, दैट इज इंडिकेटेड बाय एन। ई तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन के लिए हम यूज़ करते हैं, और वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो होता है ई टाउ अपॉन एम। जरा यहाँ पर देखिए, इसका दूसरा फॉर्म है ई भी टाउ अपॉन एम एल, ये भी हम बता चुके हैं। तो जरा सा हम लोग इसको पुट करेंगे। आई इज इक्वल टू देखिए क्या हुआ, एन ए ई, और वी डी के जगह पुट करेंगे ई भी टाउ बाय एम इंटू एल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भी बाय आई, अगर मैं बात करूं भी बाय आई का, तो आप देख ही रहे भी बाय आई जब करेंगे तब एम एल ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ। इसको पढ़ते क्या है, टाउ। ये जो भी बाय आई है आप जानते हैं, अभी हम लोग डील किए थे, ये भी बाय आई क्या चीज़ है, आर। दैट मीन्स आर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, एम अपॉन एन ए ई स्क्वायर, राइट। एन ए को बाद में ही लिखेंगे, तो ऐसे दीजिए एम और एल को यहाँ रखिए, ए को यहाँ डालते हैं जिससे समझने में थोड़ा आसानी होगी। एम और नीचे में मेरा आ जाएगा एन ई स्क्वायर और टाउ। एक चीज़ बड़ा आपको, इसको अगर हम कंपेयर करें रो इंटू एल बाई ए से, क्योंकि आपके पास फार्मूला मालूम है क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। देख लीजिए आप, एल के जगह एल है, ठीक है, ए नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर जो टर्म है यहाँ, ठीक है, ये डेरिवेशन हो चुका, यहीं तक था डेरिवेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें रो इंटू एल बाई ए से, तो साफ नजर आ रहा है कि सर रो जो था इसका वैल्यू क्या होगा, एम अपॉन ओ।
m upon this, so we have from this equation rho is equal to m upon n e स्क्वायर और टाउ। ये वैल्यू हुआ किसका? रेसिस्टिविटी, मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको यहाँ पता चला, रेसिस्टिविटी का वैल्यू हमको यहाँ पता चला। दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के सारे कंडीशन को हमने आज डिस्कस किया। पहले हम बताए ओम्स लॉ है क्या चीज़, ठीक है, उसके बाद कुछ टर्म्स डील किए, उसके बाद आकर के हमने आपको ये बताया कि आखिर ओम्स लॉ का डेरिवेशन कैसे होता है, इसी से ओम्स लॉ आया। Right? Note down please, and I suppose this all about the Ohm's law chapter is now complete.